नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र जुड़ी राजनीतिक खबरों का। फिलहाल इसमें महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और इसमें अलग अलग रोज जो है कुछ न कुछ मुद्दाएं बाहर निकल के आ रही हैं। तो एक ताज़ा जो है सोशल मीडिया में एक कविता घूम रहा है कि देवेंद्र फडणवीस नहीं, एकनाथ शिंदे तुझसे बैर नहीं और देवेंद्र फडणवीस तेरी खैर नहीं। और ये जो इस शब्द आए हैं एनसीपी तुतारी यानी कि पवार साहब के यहाँ से आए हैं। इस पर जो है काफ़ी यहाँ पर चर्चाएं चल रही है कि आखिर में ऐसा क्या है कि हर कोई जो है देवेंद्र फडणवीस जी को ही टारगेट कर रहा है। इसके पहले मनोज जोरांगे अभी बार बार यही कह रहे हैं कि हमारा जो है मतलब टारगेट जो है देवेंद्र फडणवीस जी हैं और कोई नहीं है। तो ये सब क्या है, मतलब कि क्या बीजेपी के सर्वे सर्वा जो रह चुके हैं अभी देवेंद्र फडणवीस जी, क्या उनको टारगेट उनके इंटरनल किया जा रहा है या बाहर से ऐसा इस तरह की चीज़ें घुमाई जा रही हैं? इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी सुभाष काले जी जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं कि क्या फडणवीस जी को जो है इस तरह का जो अपमान कह सकते हैं या उनके खिलाफ नैरेटिव जो फैलाया जा रहा है, आखिर इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? क्यों महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस जी को जो है इतना नीचे दिखाया जा रहा है कि शिंदे तुझसे कोई बैर नहीं और फडणवीस तेरी खैर नहीं? आखिर में ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पहले भी जो है फडणवीस जी को जो है पवार साहब के कैटेगरी में रखा जा रहा था कि पवार साहब के ऊपर जो है कोई अगर राजनीति करने वाला महाराष्ट्र में है तो फडणवीस जी हैं, और अब उन्हीं को जो है टारगेट किया जा रहा है। सर, क्या कहेंगे इस शब्द के ऊपर जो आई है बाहर? एक्चुअली आपके प्रश्न का उत्तर है वो आपने ही दिया। वो क्या है, देखो कि जैसे आपने अभी कहा कि देवेंद्र जी को शरद पवार के से भी भारी, भारी बताया। और आज महाराष्ट्र का एक अच्छा नेतृत्व जो हम पहले आप तक कहा जाता था कि महाराष्ट्र में सबसे मुत्सद्दी, सबसे होशियार और सबसे जबरदस्त कंट्रोल करने वाला राजनीति के ऊपर तो कौन है, तो शरद पवार जी। लेकिन देवेंद्र जी उनके आगे निकल गए, ऐसे ही लोग बोलते थे और कुछ दिन पहले तक बोलते थे। हाँ, कुछ दिन पहले तक बोलते थे। इसका कारण और फिर अभी क्यों नहीं, अभी देवेंद्र को क्यों हर एक कोई टारगेट कर रहा है? सब अपना जो है कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि आजकल जो खड़ा हो रहा है वो देवेंद्र जी को टारगेट है, खड़ा होता है देवेंद्र जी। तो इसका कारण ये है कि जो आदमी शरद पवार को भी सरपास कर आगे निकल गया तो हरेक के मन में ईर्ष्या तो जागेगी। हरेक को लगेगा कि अरे ये क्या, ये तो एकदम महाराष्ट्र का नंबर 1 लीडर बन गया। शरद पवार या शरद पवार जी है या उद्धव ठाकरे है या और कोई है, हरेक को ऐसा ही होगा कि अरे ये तो एकदम छा जा रहा है, महाराष्ट्र के पूरा सबको ओवरटेक कर दिया और ये उम्र में, और अभी कैसे होगा? तो बस चलो अभी इसको टारगेट करते जाओ। देखो क्या है, देवेंद्र जी महाराष्ट्र में और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कुंडली सेम है। वहां पे भी देखो आप, विरोधी पार्टियां, ममता हो, राहुल गांधी हो, समाजवादी हो, कोई भी हो, किसको टारगेट करता है? मोदी जी को टारगेट करता है कि भाई मोदी जी ये, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी हुकुमशाह है, मोदी जी ये है, मोदी जी वो है। और वही स्ट्रैटेजी आज महाराष्ट्र में भले जरांगे हो, शरद पवार हो, सुप्रिया सुळे हो या संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे हो, किसको टारगेट करते हैं? देवेंद्र जी। तो इसका मतलब ये है कि भाई इनका नेतृत्व दोनों का, केंद्र में मोदी जी का और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी का, ये जो कॉमन नेतृत्व की जो लेवल रहती है ना जी, देखो हर नेतृत्व की एक लेवल है। कोई शहर का नेता बनता है, कोई जिले का बनता है, कोई महाराष्ट्र का बनता है, और कोई उस सब नेता जो है उनका ऊपर होता है। जैसे केंद्र में मोदी जी है और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी है। तो इसीलिए जो अपने लेवल के ऊपर अगर जो कोई जाता है तो नेचुरली है उसको, जो नीचे है उसको तो आसूया होगी। वो तो यही देखेगा कि उसको कब नीचे खींचूं जी। और आज सिचुएशन यही है कि पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी ने जो मुकाम पाया है और जिस मुकाम पे मोदी जी है वहां पे आज कोई नहीं है।
न राहुल है, न गुप्ता है, न कोई नहीं। सो नेचुरली जो उस मुकाम पे मोदी है तो उनको नीचे लाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए सब इकट्ठा होकर खींचने की कोशिश चल रही है। सेम पोजीशन आज महाराष्ट्र में देवेंद्र जी की है कि सब मिलकर देवेंद्र जी ऊपर है तो बस उनको नीचे खींचने की कोशिश करो। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं कि मोदी जी हो या देवेंद्र जी हो, आखिर उनको टारगेट करने से आप लोगों के मन में जो उनके प्रति भावना है, जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो आदर है, ये सब तुम नहीं निकाल सकते। आज भी महाराष्ट्र हो के लिए देवेंद्र जी नंबर 1 है और मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के लिए नंबर 1 है और रहेगा। ये इनका आज तो कोई उनकी पोजीशन टच करने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन है, उनका काम ही है, फिर भले जो नेता मुझसे ऊपर है उसको मैं नीचे कैसे लाऊं, ये कोशिश में लगे हुए हैं और ये तो चलते ही रहेगा। लेकिन मुझे देखो, जब हमने सुना है पौराणिक कथाओं में कि जब सागर का मंथन हुआ तो वहां से अमृत भी निकला, विष भी निकला, तो विष कौन पिएगा? देवता भी थे, राक्षस भी थे, दोनों भी थे। और विष कौन पिएगा, ये सबसे अहम बात थी कि भाई ये विष निकल रहा है, वो कौन पिएगा? लेकिन महादेव थे, महादेव जी ने वो विष प्राशन किया और उन्होंने पी लिया। आज महाराष्ट्र में देवेंद्र जी वो विष पी रहे हैं। ये जो महाराष्ट्र की राजनीति का जो मंथन चल रहा है ना जी, सब या महाविकास आघाड़ी, महायुति, ओबीसी रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन, ये सब मंथन चल रहा है। और ये मंथन में से जो विष निकल रहा है वो विष किसी को तो पीना पड़ेगा। और वो विष आज मैं सोचता हूँ कि देवेंद्र जी वो विष पी रहे, पचा रहे हैं, और उनमें वो क्षमता है कि महाराष्ट्र में जो तैयार होने वाला विष को पिएंगे और महादेव जी की तरह महाराष्ट्र का जो एक पोजीशन है वो आगे चलकर नेतृत्व देवेंद्र जी के पास ही रहेगा। और देवेंद्र जी ये सब जो आज उनके खिलाफ राजनीति हो रही है, स्ट्रैटेजी हो रही है, आरोप हो रहे हैं, टारगेटिंग हो रहा है, मीडिया उनके पीछे है, हर संस्था पीछे है, ये सब के ऊपर वो अपना ये सब झेल रहे हैं। आज देवेंद्र जी ये सब झेल रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं और अपना जो मुकाम है वो अच्छी तरीके से अच्छे से एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि देवेंद्र जी इसमें सफल होंगे और ये विष पीकर वो फिर से महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र की प्रगति की तरफ घोड़-दौड़ करेंगे। सर जी ठीक है, वो विष तो पी लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें जो आई है, जो शब्द निकले हैं, कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी गौर अगर करें, शिंदे जी की तारीफ हो रही है और देवेंद्र जी को अपमानित किया जा रहा है, जो शब्द है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि महायुति को डिस्प्यूट पे लाने के लिए और शिंदे साहब को मतलब आप एक मुख्यमंत्री हो तो मुख्यमंत्री का एक जिद जो है पकड़ के रखने के लिए एक तरह से उकसाने का काम तो नहीं किया जा रहा है? अब देखो, क्या मैंने वही बोला, मंथन चालू है जी। अभी देवेंद्र जी को अगर टारगेट करना है जी, तो अगर समझो कल देवेंद्र जी के टारगेट करते हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को भी टारगेट करते हैं, अजित पवार जी को भी टारगेट करते हैं, तो क्या कुछ फायदा नहीं है? जब मुख्यमंत्री अच्छा है, तीनों डिस्प्यूट करने के लिए, हाँ वही मुख्यमंत्री जी और शिंदे साहब को आपस में भिड़ाने का काम तो नहीं। एग्जैक्टली, तो मुख्यमंत्री के बारे में बुरा नहीं बोलने का जी, और देवेंद्र को टारगेट करने का, इसका मतलब क्या है कि आपको हम बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। इसका मैसेज ये है कि भाई ये दोनों के बीच में टकराव निर्माण करने की कोशिश तो है ही एक नंबर 1, लेकिन उससे भी ज्यादा कि इनको आज डर कौन से नेतृत्व का लग रहा है? डर लग रहा है देवेंद्र जी का नेतृत्व का। देखो, जो ऊपर है, मैंने जैसे अभी कहा कि जो जिससे डर लगता है ना उसको आदमी टारगेट करता है। आज संजय राउत, उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुळे, कांग्रेस के नेता लोग, पटोले बिटोले, सब किसको टारगेट कर रहे हैं? क्यों? उनसे ही डर है ना। महाराष्ट्र का महायुति को सत्ता में लाने के लिए देवेंद्र जी तो अगर हम डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिकली महायुति डाउन हो जाएगी, ये उनका कैलकुलेशन है। जितना वो देवेंद्र जी को टारगेट करेंगे उतनी महायुति की ताकत कम होगी, ये उनका कैलकुलेशन है।
इसीलिए वो मुख्यमंत्री को नहीं टारगेट कर रहे कि उनको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री से ज्यादा डेंजरस कौन है, देवेंद्र जी है। अगर अगर महाविकास आघाड़ी का नुकसान कौन कर सकता है तो देवेंद्र जी कर सकते हैं, इसलिए उनको टारगेट हो रहा है। लेकिन मैंने जैसे अभी कहा कि देवेंद्र जी ये सब के ऊपर मात कर महायुति का पराभव कर महायुति की सरकार महाराष्ट्र में क्या लाके दिखाएंगे 2024 इलेक्शन में। सर एक सवाल और है इसमें कि अभी कुछ दिन पहले खबर है, ज़्यादा नहीं 2-4 दिन पहले खबर है कि फडणवीस जी के ऊपर जो है अब नितिन गडकरी जी को, राव साहब दानवे जी को ऐसा टीम में शामिल किया गया है आज सर्वे यानी कि मतलब टीम लीडर के हिसाब से। तो जैसे कि सर्वे सर्वा फडणवीस जी थे, अब उनके साथ में ये मंडल भी, ये टीम भी साथ में रहेगी। नहीं, ये थोड़ा सा गलत इंफॉर्मेशन है जी। देखो, महाराष्ट्र में बीजेपी का नेतृत्व आज भी, कल भी और आज भी और कल भी देवेंद्र जी ही करेंगे जब तक देवेंद्र जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है तब तक। तो देवेंद्र आज महाराष्ट्र में नेतृत्व देखो, हर बीजेपी ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोकशाही मानने वाली पार्टी है, यहाँ पे कोई भी डिसीजन एक आदमी नहीं लेता है। देखो ये अभी जैसे मैंने कहा कि बेसिकली सिंगल पार्टी तो है ना, ये सिंगल मैन पार्टी। शरद पवार जो बोलेंगे वो अंतिम, फिनिश। उद्धव ठाकरे बोलेंगे वो अंतिम, फिनिश। अजित पवार बोलेंगे वो अंतिम, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो बोलेंगे वो। लेकिन बीजेपी में वैसा नहीं है ना, बीजेपी कलेक्टिव डिसीजन लेने वाली पार्टी है, आज नहीं पहले से। इट इज अ कैडर बेस्ड पार्टी। हमेशा एक खंबी तंबू ये बीजेपी में चलता ही नहीं है। हमेशा संगठित नेतृत्व, संगठित निर्णय, ये एक आदमी का कभी निर्णय नहीं होता है, सब बैठकर विचार विनिमय करके निर्णय लेते हैं। और आज महाराष्ट्र में अगर हम बीजेपी के लीडर्स को नंबरिंग करेंगे तो कौन है? देवेंद्र जी है, नितिन गडकरी है, राव साहब दानवे है, सुधीर मुनगंटीवार है, चंद्रकांत दादा, ये सब बड़े बड़े नेता हैं जो आज कोर कमेटी में है। आशीष शेलार जी है, तो ये सब जो कोर कमेटी, पंकजा मुंडे है, तो ये सब कोर कमेटी बैठकर ही निर्णय लेती है। देवेंद्र जी अकेले कभी निर्णय नहीं लेती है और उस हिसाब से वो निर्णय केंद्र की नेतृत्व को दिया जाता है। तो ये बोलना कि इनको सिर पे बिठाया है ये वगैरह है, इसमें कोई दम नहीं। ये कलेक्टिव नेतृत्व है और कलेक्टिव नेतृत्व का निर्णय होता है। हाँ, जिम्मेदारी किसकी? देवेंद्र जी की, लेकिन निर्णय कौन लेगा? कलेक्टिवली निर्णय लिया जाएगा। ये बीजेपी का एक काम करने का तरीका है। यानी इसके पहले भी टीम थी इस तरह? ऐसा ही है, ऐसा ही है। कल भी ऐसा है, आज भी वैसा है और कल भी वैसा रहेगा। यही तो सबसे बड़ी बात है बीजेपी की जी। बीजेपी ऐसी एक ही पार्टी हमको दिखती है जिसका कलेक्टिव नेतृत्व होता है, जो कलेक्टिवली काम करती है। यहाँ पे एक खांबी तंबू नहीं होता है और यहाँ पे बस एक ही नेता, बाकी सब नीचे, ऐसा नहीं है। देखो, इसीलिए यहाँ पे एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है जी। तो यही बीजेपी दिखता है ना। नहीं तो क्या है, उद्धव के बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, उद्धव के बाद आदित्य ठाकरे, शरद पवार, शरद के बाद सुप्रिया सुळे, ये हर पार्टी में, राजीव, इंदिरा गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव, अखिलेश, हर जगह आप देखेंगे तो ऐसा परिवारवाद, डायनेस्टी है। ये बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में जो काम करेगा, जो अपना बलबूते पे ताकत दिखाएगा, जो पार्टी के लाइन पे चलने वाला नेता है, वो उसको आगे चांस मिलता है और मिला है। और वही मेन है बीजेपी और इतर पार्टियों, जो हम लोग बोलते हैं ना पार्टी विद डिफरेंस, ये डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इज अ कलेक्टिव डिसीजन, कलेक्टिवली गोइंग पार्टी। यहाँ पे किसी एक की नहीं चलती है, सब डिसीजन, हाँ, नेतृत्व एक का होता है लेकिन डिसीजन मेकिंग कोर कमेटी है। एक नेगेटिव सवाल मैं करूँगा लास्ट जाते जाते कि अगर सर्वे जिस तरह से दिखा रहे हैं, जिस तरह से सब कुछ हो रहा है, जैसे लोकसभा में जब परिणाम आए बीजेपी के खिलाफ पूरे रहे, महायुति के खिलाफ रहे, अगर विधानसभा में ऐसी नौबत आएगी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मैंने जैसे अभी आपको, आज नेता कौन है? फडणवीस जी। तो नेचुरली अगर कल महायुति की सत्ता आती है तो सबसे ज्यादा क्रेडिट उनको ही मिलेगा। लेकिन अगर नुकसान होता है तो नेचुरली जो दोष किसका होगा, दोष लगाया किसको जाएगा, तो उनको ही लगाएगा। और मैंने इसीलिए कहा ना कि भाई पूरा विष पीने की ताकत उनमें है। वो अमृत निकलेगा या विष निकलेगा? विष निकलेगा तो देवेंद्र जी,
और अमृत निकल रहा तो बांटने को सब देवता है। ये फर्क है कि जब अमृत निकलता है तो सब लेने के लिए तैयार है, लेकिन जब विष निकलता है तो वो पीने के लिए सिर्फ महादेव है। लेकिन 2019 में भी तो अमृत निकला था, लेकिन अमृत निकलने के बाद वो 20 में बदल गया। थैंक यू सर। तो हमारा चर्चा यही था कि शिंदे तुझसे बैर नहीं, देवेंद्र तेरी खैर नहीं, इन शब्दों के साथ जो अभी सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो रहे थे, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर में फडणवीस जी को टारगेट बार बार हर पार्टी की तरफ से क्यों की जाती है, खासकर विपक्ष की तरफ से। तो ये चर्चा का विषय था, क्योंकि चुनाव का माहौल है, महाराष्ट्र में चर्चा बनती है, तो हमारा भी चर्चा यही था। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।